स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पेशियस जोन में। मैं सुमित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों की जैसा कि प्रीवियस क्लास में देखे थे, ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड किसे कहते हैं, यह पूरे विस्तृत पूर्वक देखे थे। फिर तारे क्या है, तारे का निर्माण कैसे होता है, तारे में कितने रंग पाए जाते हैं, फिर चंद्रशेखर सीमा क्या, ये सब विस्तारित रूप से पढ़ चुके हैं। फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं ब्रह्मांड है क्या। उसके बाद अगला टॉपिक चलेंगे आज, आकाश गंगा है क्या। तो हम पिछले क्लास में हम क्या देखे थे, यह क्या था, यह एक सन था और सन के चारों ओर ग्रह गति कर रही है और ग्रह के चारों ओर नक्षत्र पाए जाते हैं कुछ दूरी पर, कुछ दूरी यानी कि करोड़ों किलोमीटर दूर नक्षत्र पाए जाते हैं। फिर इसके आगे क्या पाई जाती है, तारामंडल पाई जाती है, तारामंडल। और फिर आकाश गंगा पाई जाती है, आकाश गंगा पाई जाती है। और इनके पूरे समूह को क्या बोलते हैं, इनके पूरे समूह को क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। ये सब हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज का टॉपिक हम देखते हैं, आज का टॉपिक हम देखते हैं आकाश गंगा है क्या। आज का देखते टॉपिक है आकाश गंगा है क्या। डायग्राम के थ्रू भी हम समझ लेंगे और एक परिभाषा भी जान लेते हैं आकाश गंगा किसे कहते हैं। आकाश गंगा देखा जाए तो एक परिभाषा आता है, तारों के समूह को क्या बोलते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। लेकिन आकाश गंगा में सूर्य कहाँ पाई जाती है और हम किस आकाश गंगा में रहते हैं, यह सब क्वेश्चन हम अभी डील करेंगे, जो कि एग्जाम में भी पूछी जाती है और जानकारी भी होना चाहिए कि हम किस आकाश गंगा में रह रहे हैं। तो हम एक थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। आप लोग जानते होंगे कि सूर्य किस आकाश गंगा में रहती है। सूर्य जो है मंदाकिनी में रहती है, मंदाकिनी आकाश गंगा, उसका नाम क्या, मंदाकिनी। और जो सूर्य की स्थिति होती है वह क्या थे, किनारे में होती है। सूर्य जिस आकाश गंगा मंदाकिनी में रहती है वह उसके किनारे में रहती है। और इसके कुछ दूरी पर क्या पाए जाते हैं, ग्रह पाए जाते हैं। ग्रह चारों ओर गति करते रहते हैं। और इसके कुछ दूरी पर क्या पाए जाते हैं, नक्षत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, नक्षत्र। और इसके और दूरी पर जाने पर क्या पाई जाती है, तो तारामंडल पाई जाती है, तारामंडल पाई जाती है। और इसको हम मान लेते हैं क्या, सूर्य किस आकाश गंगा में रहती है, तो मंदाकिनी में रहती है, मंदाकिनी। इसको मान लेते हैं मंदाकिनी है। तो एक डायग्राम के थ्रू हम देख लेते हैं, यह क्या, एक मंदाकिनी है और इसी आकाश गंगा में क्या रह रही है, सूर्य रह रही है। और सूर्य के कुछ दूरी पर ग्रह पाए जाते हैं और ग्रह के कुछ दूरी पर यानी कि सूर्य से बहुत ही दूरी पर नक्षत्र पाए जाते हैं। फिर सूर्य से और बहुत दूरी पर तारामंडल पाई जाती है। और इस तरह से क्या होता है, मंदाकिनी की आकृति होती है। अब हम थोड़ा, आप ये सब नोट करते जाइएगा। अब हम इसको मिटा रहे हैं और कुछ अन्य पॉइंट को हम देखते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमारे ब्रह्मांड में कितने तारे पाए जाते हैं और कितने तारामंडल भी पाए जाते हैं। तो हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब तारामंडल, 100 अरब जो है, 100 अरब आकाश गंगा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 100 अरब आकाश गंगा पाए जाते हैं। और उस एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे पाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में कुल कितने तारे पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं। तो हमारे ब्रह्मांड में जो है 100 अरब आकाश गंगा पाए जाते हैं। और इस एक आकाश गंगा में अगर देखा जाए, एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे पाए जाते हैं, 100 अरब तारे पाए जाते हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में लगभग कितने तारे पाए जाते हैं। और एक क्वेश्चन आती है कि सूर्य, क्वेश्चन आते हैं और हमारे नॉलेज में होना चाहिए कि सूर्य किस आकाश गंगा में रहती है। अभी हम तुरंत बता चुके हैं कि सूर्य जो है वह मंदाकिनी में रहते हैं, मंदाकिनी आकाश गंगा में रहते हैं।
और उस मंदाकिनी को हम दुग्ध मेखला भी कहते हैं या उसे मिल्की वे भी कहते हैं। ये सब आप नोट करते जाइएगा, आपको एक पूरा कंटेंट तैयार हो जाएगा जो कि एग्जाम के वक्त आपको काफी हेल्प भी करेगी। तो हमारे आकाश गंगा का आकार कैसा है? हमारे आकाश गंगा का आकार जो है, हमारे आकाश गंगा का आकार कैसा है? तो सर्पिलाकार है। कैसा है? तो हमारे आकाश गंगा का आकार जो है सर्पिलाकार है। अब देखते हैं ये सर्पिला आकार कैसा हो, क्या होता है। जैसे यदि हम एक उदाहरण दें कि यह एक क्या है, डब्बा है। डब्बा, इसमें हमको अगर हम बोल दें इसमें 100 तारे को रखना है, ना 1000 तारे को रखना है। इस छोटा सा डब्बा में 1000 तारे रखना है। और जब आप इस डब्बा में अगर तारे को रखेंगे, जब ऐसे रखेंगे तो लगभग 200 से 300 में क्या होगा, यह डब्बा जो है भर जाएगी। यह डब्बा जो है वर्गाकार है, तो 100 से 200 या 300 तक में यह डब्बा भर जाएगी। लेकिन अब हम बोल दें कि उस तारे के ऊपर तारे रखना है, तारे के ऊपर तारे रखना है, कि परत दर परत आपको रखते जाना है, तो इसमें 1000 तारे आराम से आ जाएंगे। तो इसी आकृति को हम क्या बोलते हैं, सर्पिलाकार कहते हैं। और यही आकृति जो है हमारी आकाश गंगा की भी आकृति है। अब एक क्वेश्चन पूछी जाती है कि सूर्य जो है, सूर्य के नजदीकी आकाश गंगा कौन है? सूर्य के नजदीकी आकाश गंगा कौन है? नजदीकी आकाश गंगा वह कौन है? तो उसे क्या बोलते हैं, देवयानी बोलते हैं। देवयानी या फिर उसे एंड्रोमेडा भी बोलते हैं। देवयानी या फिर उसे एंड्रोमेडा कहते हैं। अगर देखा सूर्य के दूसरी नजदीकी आकाश में देखें, सूर्य के दूसरी नजदीकी आकाश गंगा का कौन सा है? तो वह देखा जाए तो वह उसको बोलते हैं NGC 33। उसे क्या बोलते हैं, NGC 33 कहते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है कि सूर्य के नजदीकी आकाश गंगा कौन है? तो वह देवयानी या एंड्रोमेडा। और सूर्य के दूसरी नजदीकी आकाश गंगा कौन है? NGC 33 है। अब एक पॉइंट देखते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम इसको मिटा दे रहे हैं। मान लेते हैं क्या एक आकाश गंगा बनाते हैं, या क्या यह हमारे कौन है, मंदाकिनी है। इसको हम क्या बना लेते हैं, इसको मान लेते हैं मंदाकिनी है। इसको मान लेते हैं मंदाकिनी है। इसके नजदीकी आकाश गंगा कौन है? इसके नजदीकी आकाश गंगा देखा जाए तो वह कौन, अभी हम देखे थे, तो वह कौन है, देवयानी या फिर इसे एंड्रोमेडा भी कहते हैं। सूर्य के सबसे नजदीकी आकाश गंगा। और सूर्य के दूसरी नजदीकी, हम इसको यहाँ मान लेते हैं यहाँ पर एक दूसरी नजदीकी आकाश गंगा कौन है? तो वह NGC 33 है। NGC 33 है। यदि हम इसको मिला देते हैं, यदि हम इसको मिला देते हैं तो इस आकृति को क्या बोलते हैं, क्लस्टर कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछ दे कि क्लस्टर है क्या, क्लस्टर क्या है, तो क्लस्टर क्या है, तो आपको जवाब देना 3 आकाश गंगा के समूह को क्या बोलते हैं, क्लस्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्लस्टर। 3 आकाश गंगा के समूह को क्या बोलते हैं, क्लस्टर कहते हैं। अब एक अन्य पॉइंट देखते हैं कि ब्रह्मांड से संबंधित कुछ अन्य पॉइंट को हम देखते हैं जो आपको एक समझ प्रदान करेगी और एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पॉइंट आप लोग जानते भी होंगे काफी। प्रकाश वर्ष क्या है, ये परिभाषा आप जानते भी होंगे क्या है। तो सूर्य द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो प्रकाश की चाल देखा जाए तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
यानी कि लगभग 3 लाख किलोमीटर। प्रकाश जो है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तय करती है लगभग। अब एक पॉइंट देख लेते हैं, सोलर वर्ष क्या है। सोलर वर्ष ये पॉइंट कुछ लोग जानते भी होंगे और कुछ नहीं भी जानते होंगे। सोलर वर्ष क्या है? तो हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर काट रही है। सूर्य का चक्कर काट रहे और सूर्य किसका चक्कर काट रहा है? सूर्य जो है अपने मंदाकिनी का अर्थात आकाश गंगा का चक्कर काट रही है। तो पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में चक्कर काटती है? लगभग 1 वर्ष में। तो इसका एग्जैक्ट अगर परिभाषा देखा, पहले हम समझ लेते हैं। पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर काटती है कितने दिनों में 1 चक्कर काट लेती है? तो 365 दिन अर्थात 1 वर्ष में। तो जब पृथ्वी द्वारा 1 वर्ष में सूर्य के चारों ओर घूमने के घटना को क्या बोलते हैं? सोलर वर्ष कहते हैं। घूमने घटना क्या बोलते हैं? सोलर वर्ष कहते हैं। अब ये जो पॉइंट है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम आगे बताएंगे। अब इसके बाद एक अलग पॉइंट देखते हैं कि कॉस्मिक वर्ष क्या है। कॉस्मिक वर्ष क्या है? ये पॉइंट तो बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि कॉस्मिक वर्ष है क्या। तो अभी हम तुरंत बताए थे कि सूर्य जो है वह अपने मंदाकिनी का चक्कर काट रही है। मंदाकिनी का कितने दिनों में चक्कर काटती है? तो वह 25 करोड़ वर्ष में। सूर्य जो है अपने मंदाकिनी का एक चक्कर 25 करोड़ वर्षों में काटती है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? कॉस्मिक वर्ष कहते हैं। तो क्या सूर्य द्वारा मंदाकिनी का एक चक्कर काटने में एक चक्कर जो काट लेती है, इसी घटना में एक चक्कर काट लेती है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? कॉस्मिक वर्ष कहते हैं। अर्थात अगर यहाँ देखा जाए तो सोलर वर्ष जो है सोलर वर्ष कितने दिनों का होता है? तो 365 दिन का होता है। जबकि कॉस्मिक वर्ष देखा जाए तो कितना? 25 करोड़ वर्ष लग जाता है। 25 करोड़ वर्ष। इतना दिनों में सूर्य जो है अपने मंदाकिनी का एक चक्कर काटती है। अगर जो मंदाकिनी का चक्कर काट रही है सूर्य, इसका अगर एवरेज स्पीड निकाला जाए तो वह 250 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यानी कि 1 सेकंड में वह 250 किलोमीटर की गति तय करती है। तब वह अपने मंदाकिनी को एक चक्कर काटने में 25 करोड़ वर्ष लगती है। तो हमने समझ लिया प्रकाश वर्ष क्या, सोलर वर्ष क्या, कॉस्मिक वर्ष क्या है। अब एक पॉइंट समझते हैं, खगोलीय दूरी। खगोलीय इकाई किसे कहते हैं? खगोलीय इकाई, ये सब आप समझ लीजिए, आपको बहुत ही हेल्प करेगी। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से, वो हम आगे चर्चा हम करेंगे इसके बारे में। अब चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। खगोलीय दूरी या खगोलीय इकाई किसे कहते हैं? तो हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर अपने गोल परिपथ पर घूम करके वह दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमती है। कैसे? जैसे हम मान लेते हैं यह क्या है? सन है। इसके चारों ओर जो है, इसके चारों ओर क्या है? पृथ्वी गति कर रही है। इसके चारों ओर जो पृथ्वी गति करती है। पृथ्वी गति कर रही है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए पृथ्वी और सूर्य के बीच के दूरी को, अगर यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है क्या है? कम है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है?
ज्यादा है। इसी दूरी के अंतर के कारण इसके बीच की औसत दूरी एक निर्धारित की गई, के बीच की औसत दूरी एक निर्धारित की गई। इसी को क्या बोलते हैं? खगोलीय दूरी या इकाई कहते हैं। अगर एग्जैक्ट परिभाषा देखा जाए खगोलीय दूरी या इकाई किसे कहते हैं, तो यह लिख लीजिएगा परिभाषा क्या है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच के औसत दूरी को क्या बोलते हैं? खगोलीय दूरी या इकाई कहते हैं। लेकिन यह दूरी कितनी होती है, यह एग्जाम में पूछ दिया जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच के औसत दूरी तो 14.96 करोड़ किलोमीटर होती है, करोड़ किलोमीटर होती है, या फिर इसे 15 भी बोल सकते हैं, 15 करोड़ किलोमीटर भी कह सकते हैं। तो अब देखते हैं कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैसे। ये 4 ठो जो परिभाषा देख लिए थे, कौन कौन? प्रकाश वर्ष, कौन कौन देखे थे? प्रकाश वर्ष। एक परिभाषा क्या देखे थे? प्रकाश वर्ष देखे थे, एक प्रकाश वर्ष देखे थे। एक क्या देखे थे? सोलर वर्ष देखे थे। एक क्या देखे थे? कॉस्मिक वर्ष देखे थे। और एक क्या देखे? खगोलीय इकाई या फिर इसे दूरी भी कहते हैं, यहाँ पर जो ये प्रकाश वर्ष है, और यहाँ पर क्या आप नोट डाल के लिख लीजिएगा, यह जो प्रकाश वर्ष है और खगोलीय इकाई जो है यह दूरी को दर्शाती है, जबकि सोलर वर्ष और कॉस्मिक वर्ष जो है यह समय को दर्शाती है। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछी जाती है कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा। क्या पूछेगा? निम्न में से कौन समय को नहीं दर्शा रही है, तो इसमें से एक दूरी वाला दे देगा। या निम्न में से कौन दूरी को नहीं दर्शा रही है, तो कोई समय वाला दे देगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार से। तो आप याद कर लीजिएगा कि प्रकाश वर्ष और खगोलीय इकाई जो है यह दूरी को दर्शाती है, जबकि सोलर वर्ष और कॉस्मिक वर्ष जो है वह समय को दर्शाती है। तो चलिए दोस्तों, अब एक अन्य पॉइंट पर चलते हैं जो बड़ा ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है, उपसौर और अपसौर। यहाँ पर तो बहुत लोगों के यहाँ पर ज्यादा ही कंफ्यूजन होता है कि दूरी, सबसे ज्यादा दूरी किस में होती है, फिर सबसे कम दूरी किस में होती है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं, डायग्राम के थ्रू समझेंगे, जिससे आपका दिमाग में सेट हो जाएगा। तो समझते हैं उपसौर और अपसौर क्या है। मान लेते हैं यह क्या है? एक सन है। मान लेते हैं यह क्या? सन है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर गति कर रही है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर गति कर रही है। सूर्य के चारों ओर क्या गति कर रही है? या क्या पृथ्वी जो है सूर्य के क्या करीब है? पृथ्वी जो है सूर्य के करीब है, और यहाँ पर पृथ्वी जो है सूर्य से क्या दूर है। जब क्या होता है? कम रहता है, कम दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच कम दूरी होता है, तो उस घटना को हम क्या बोलते हैं? उपसौर कहते हैं। उस घटना को क्या बोलते हैं? उपसौर कहते हैं। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी होती है, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? अपसौर। उस घटना को हम क्या बोलते हैं? अपसौर। लेकिन यह दूरी उपसौर कब घटित होती है? तो यह घटित होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी घटित होती है। और यह दूरी, यह घटना अपसौर जो होती है यह 4 जुलाई को घटित होती है। यहाँ पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि यहाँ पर पृथ्वी जो है सूर्य का नजदीक होने के बावजूद भी यहाँ पर क्या होता है? ठंडी पड़ती है। यहाँ पर क्या होती है? ठंडी पड़ती है। नजदीक है, यहाँ पर क्या नजदीक है, फिर भी यहाँ पर ठंडी पड़ती है। लेकिन यहाँ सूर्य जो पृथ्वी के काफी दूर है, फिर भी यहाँ पर क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है। ये बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर आप पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझिएगा कि ऐसा क्या बात है जो सूर्य जो पृथ्वी के नजदीक होने के बावजूद भी यहाँ पर ठंडी पड़ती है, जबकि सूर्य जो पृथ्वी के दूर होने के बावजूद भी यहाँ पर गर्मी पड़ती है। तो पहले आप उपसौर और अपसौर का परिभाषा लिख लीजिएगा, उसके बाद हम समझते हैं इस पॉइंट को। तो उपसौर किसे कहते हैं? उपसौर किसे कहते हैं? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच के कम दूरी को क्या बोलते हैं? उपसौर कहते हैं। और पृथ्वी और सूर्य के बीच के अधिकतम दूरी को हम क्या बोलते हैं? अपसौर कहते हैं। लेकिन एग्जाम के वक्त क्या होता है? गलती हो जाती है। तो इसको
याद करने का एक ही तरीका है। हम एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसा कि आप अभी बिहार में इलेक्शन हो रहा है, मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे तो जाहिर सी बात है उप मुख्यमंत्री बनेगा। तो उप मुख्यमंत्री क्या था, उप मुख्यमंत्री के पास क्या था, कम शक्ति होती है, और मुख्यमंत्री के पास क्या था, ज्यादा शक्ति होती है। यानी कि उप मुख्यमंत्री जो होते हैं कम शक्ति होती है, अर्थात उसका पहुंच जो होता है कम दूरी तक रहती है। उप मुख्यमंत्री, उप यहाँ पर क्या लगा, उप, तो उप मुख्यमंत्री के पास क्या था, कम पहुंच होती है, यहाँ क्या था, कम दूरी होती है, कम दूरी। इससे आप रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर अगर उप आएगा तो उप से आप उप मुख्यमंत्री को याद करिएगा, और उप मुख्यमंत्री के पास मुख्यमंत्री की अपेक्षा कम पहुंच होती है। तो यहाँ से आप ऐसे याद रख सकते हैं उपस्वर और अपस्वर को। तो अब समझते हैं क्या कि यह घटना जो होती है कम दूरी होने के बावजूद भी यहाँ पर ठंडी पड़ती है, जबकि यहाँ पर ज्यादा दूरी होने के बावजूद भी यहाँ पर गर्मी क्यों पड़ती है। आप ध्यान से समझिएगा इस घटना को। यहाँ पर क्या सन है, यहाँ पर क्या सन है, और यहाँ पर हम क्या देखे थे, यह क्या पृथ्वी है, यहाँ पर पृथ्वी है, यह कम दूरी थी, तो यहाँ पर क्या हुआ, उपस्वर की घटना घटी, और यहाँ पर ज्यादा दूरी होने के बावजूद यहाँ पर अपस्वर की घटना घटी। और यहाँ पर क्या पड़ी, गर्मी पड़ रही थी ज्यादा दूरी होने के बावजूद भी, और यहाँ पर कम दूरी होने के बावजूद भी यहाँ पर ठंडी पड़ रही थी। ऐसे कौन सी बात है, तो चलिए हम समझते हैं। मान लेते हैं यह क्या एक सूर्य है, यहाँ पे क्या एक सूर्य है, सूर्य के चारों ओर क्या पृथ्वी गति कर रही है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या गति कर रही है ना। सूर्य के चारों ओर क्या पृथ्वी गति कर रही है। पहले हम एक अन्य पॉइंट को जान लेते हैं, तब आपको समझने में काफी आसानी होगी। तो पहले हम एक अन्य पॉइंट को क्या समझते हैं, तो हम समझ लेते हैं। सपोज दैट हम मान लेते हैं क्या, यह हमारा क्या है, पृथ्वी है, यह हमारा क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच से क्या गुजरती है, तो 0 डिग्री, 0 डिग्री जिसको हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा कहते हैं। अगर 23.5 डिग्री नॉर्थ देखा जाए, इसके ऊपर जाते हैं तो 23.5 डिग्री क्या होते हैं, नॉर्थ होती है। इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा। अगर 23.5 डिग्री नीचे आते हैं, 23.5 डिग्री साउथ, इसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा। इसको क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। तो हमारा भारत जो है कहाँ पे स्थित है, इस पृथ्वी में हमारा भारत जो है कहाँ पे स्थित है, तो हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में भी अगर एग्जैक्ट स्थान देखा जाए, एग्जैक्ट स्थान, तो वह उत्तर पूर्वी, ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ, यहाँ पर ईस्ट होती है और यहाँ पर वेस्ट होता है। उत्तर पूर्वी, यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर ईस्ट होती है, यहाँ पर ईस्ट होती है, यहाँ पर वेस्ट होती है। हमारा भारत जो है यहाँ पर स्थित है, लगभग यहाँ पर स्थित है। क्योंकि हम जानते हैं कि कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है, बीचों बीच होकर गुजरती है। तो हमारा भारत जो है यहाँ पे स्थित है, अर्थात ये क्या हुआ, नॉर्थ, और ये क्या हुआ, ईस्ट। अर्थात एग्जैक्ट लोकेशन देखा जाए भारत कहाँ पर स्थित है, तो भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, हम इसको मिटा रहे हैं। यह कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको समझ में काम देगी। तो अब हम समझते हैं दोस्तों, हम क्या जानते हैं। पहले ये बात आप याद रखिएगा, हमारी पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री क्या झुकी हुई है, 23.5 डिग्री क्या है, झुकी। हमारा पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री क्या झुकी हुई है, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री क्या झुकी हुई है, 23.5 डिग्री क्या झुकी हुई है, 23.5 डिग्री क्या झुकी हुई है ना। हम मान लेते क्या, यह क्या, हम मान लेते यह क्या, इक्वेटर है। मान लेते यह क्या, इक्वेटर है।
इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेटर 0 डिग्री है। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री क्या नॉर्थ है। और यहाँ पर हम मान लेते हैं 23.5 डिग्री क्या, 23.5 डिग्री साउथ है। आपको दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा हो तो यहाँ पर समझ लीजिएगा, या क्या यह पिक्चर अच्छा नहीं बना। चलो इसको हम फिर से बनाते हैं। यह हमारा क्या पृथ्वी है, यह हमारा क्या पृथ्वी है, यह हमारा क्या पृथ्वी है। यहाँ से क्या होते हैं 0 डिग्री लाइन गुजर रही है, इसको मान लेता हूँ 0 डिग्री लाइन। और चूंकि हमारे पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो यह क्या मान लेते हैं, यह क्या 0 डिग्री लाइन है। और इसको मान लेते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इसको 0 डिग्री, और इसको मान लेते हैं क्या 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ मान लेते हैं, 23.5 डिग्री साउथ मान लेते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं, यह हमारा क्या, यह हमारा 0 डिग्री लाइन है, और यह क्या 23.5 डिग्री है, और यह क्या 23.5 डिग्री साउथ है। हम इसको तिरछा इसलिए बनाया है कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है, पश्चिम से, और हमारा पृथ्वी जो है झुकी हुई है, 23.5 डिग्री क्या झुकी हुई है। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर सूर्य की रोशनी जो पड़ रही है, सूर्य की रोशनी यहाँ पर क्या थे 3, यहाँ पर जो अपसौर की घटना घट रहे थे, उपसौर की घटना 3 जनवरी को घट रहे थे, और अपसौर की घटना 4 जुलाई को घट रही थी। ठीक, अगर यहाँ पर देखा जाए जनवरी में 3 जनवरी लगभग मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं 4 जुलाई लगभग मान लेते हैं। 3 जनवरी को सूर्य के किरणें जो है, सूर्य की किरणें कहाँ पर दिया, तो लगभग अगर देखा जाए 3 जनवरी में सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है, तो सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है, मकर रेखा पर पड़ती है। हमारा भारत कहाँ पे स्थित है, तो हमारा भारत जो है यहाँ पे स्थित है। हमारा भारत कहाँ पे स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ये क्या हुआ उत्तर, और ये क्या हुआ पूर्वी, और यहाँ पर भारत कहाँ स्थित है, यहाँ पर स्थित है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ये इक्वेटर में सटा नहीं है, यह क्या यहाँ पे स्थित है हमारा भारत। यहाँ जो सूर्य की किरणें पड़ रही है मकर रेखा पर पड़ रही है, और यहाँ पर अगर देखा जाए कब, जुलाई के महीने में, तो यहाँ पर जो सूर्य की किरणें जो होती है, यहाँ पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट कहाँ पड़ती है, डायरेक्ट यहाँ पर कहाँ पर पड़ती है, कर्क रेखा पर पड़ती है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जनवरी के माह में सूर्य की किरणें लगभग कहाँ पर पड़ती है, तो मकर रेखा पर पड़ती है। जबकि जुलाई के माह में सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है, लगभग कर्क रेखा, एग्जैक्ट हम नहीं बोल रहे हैं, लगभग जो है कर्क रेखा पर पड़ती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ रही है, कर्क रेखा पड़ रही है, लेकिन और यहाँ पर जो, और इसी कर्क रेखा पर हमारा भारत स्थित है। यही कारण से काफी दूरी होने के बावजूद भी यहाँ पर भारत में, अर्थात हमारे इंडिया में क्या होता है, गर्मी पड़ती है 4 जुलाई को, लेकिन यहाँ भारत जो है नजदीक होने के बावजूद भी, जनवरी में नजदीक होने के बावजूद भी, लेकिन सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही है, मकर रेखा पर। लेकिन हमारा भारत कहाँ स्थित है, कर्क रेखा पर, यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर। इसलिए जो है नजदीक होने के बावजूद भी यहाँ भारत में गर्मी नहीं पड़ती है, ठंडी पड़ती है। आप देखते होंगे जनवरी के माह में हमारे यहाँ ठंडी पड़ती है, जबकि जुलाई के महीना क्या चिलचिलाती धूप दिखाई पड़ती है। किस वजह से, क्योंकि जनवरी के माह में सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है, तो मकर रेखा पर लगभग पड़ती है, जबकि जुलाई के माह में सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही है, तो कर्क रेखा पर पड़ रही है, डायरेक्ट कर्क रेखा पर। इसी कर्क रेखा पर हमारा भारत स्थित है। यही कारण है कि जुलाई के महीने में सूर्य काफी दूरी होने के बावजूद भी गर्मी पड़ती है, जबकि जनवरी के माह में सूर्य नजदीक होने के बावजूद भी यहाँ पर ठंडी पड़ती है।
तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आप उपसौर और अपसौर की घटना को समझ गए होंगे। और उपसौर में क्या कम दूरी होने के बावजूद भी यहाँ पर ठंडी क्यों पड़ती है, और अपसौर में ज्यादा दूरी होने के बावजूद भी यहाँ पर गर्मी क्यों पड़ती है, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अब अगला वीडियो होगा तारामंडल किसे कहते हैं, पूरे विस्तारित रूप से जानेंगे। तारे कितने प्रकार के होते हैं, तारामंडल कितने पाए जाते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, आप अपना रिस्पांस जरूर कमेंट करके दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।